हाँ, तो अपने किसकी बात कर रहे थे? हाँ, अपने दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी? दिल्ली सल्तनत, तुगलक वंश। और इस तुगलक वंश की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले अपने गयासुद्दीन तुगलक की बात की, फिर मोहम्मद बिन तुगलक की कल अपने बात करके गए। ठीक है, दो बंदों के बारे में अपने बात कर ली है। कल मैंने ये चीज बताई थी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आज अपने किसके बारे में बात करनी है? फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखो समझाऊंगा, साथ साथ में आप लिख लेना। ठीक है, अच्छा 1351 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है सिंध में खट्टा नामक स्थान पर, तो उसके बाद में अगर बात की जाए तो 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक किसका शासनकाल आता है? फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आता है। ठीक है, अच्छा एक चीज जो मैंने पिछली बार भी बताई थी आपको कल की क्लास में, वो चीज ध्यान रखना कि जो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इस मोहम्मद बिन तुगलक को क्या है कि अकबर का पूर्वगामी, क्या अकबर का पूर्वगामी, या फिर इसको मैं कहूं तो सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। क्या सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है? अच्छा, क्यों कहा जाता है इसको अकबर का पूर्वगामी या सल्तनत काल का अकबर? क्योंकि इसने क्या किया था? सती प्रथा पर रोक लगाई थी। किस चीज पर? सती प्रथा पर रोक लगाई थी। दो बंदों के प्रभाव में आकर इसके दरबार में दो जैन मुनि थे। कौन कौन से? एक तो राजशेखर, एक तो कौन? राजशेखर, और दूसरा कौन था? जिन प्रभसूरी। कौन? जिन प्रभसूरी। ये दो जैन मुनि थे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, और इन्हीं के प्रभाव में आकर ये क्या करता है? सती प्रथा पर रोक लगा देता है। इसीलिए क्योंकि मुगल काल में अगर हम जब पढ़ेंगे तो वहां पर अपने को एक चीज पता चलेगी कि जो अकबर है वो भी क्या करता है? सती प्रथा पर रोक लगाता है। तो जस्ट उससे पहले कौन लगा रहा है सती प्रथा पर रोक? कौन लगा रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक। इसीलिए इसको क्या है कि अकबर का पूर्वगामी या सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, अब यहां पे एक चीज अपने को क्या मिलती है कि एक व्यक्ति का तो नाम क्या मिलता है? इलियट। क्या नाम मिलता है? इलियट। और दूसरे का नाम मिलता है एल्फिंस्टन। क्या? एल्फिंस्टन। ठीक है, इलियट एवं एल्फिंस्टन जो है ये दोनों क्या है कि इस फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत कालीन भारत का अकबर कहते हैं। किसको? ये प्रश्न बन सकता है कि सल्तनत कालीन भारत का अकबर इलियट एवं एल्फिंस्टन जो है ये किनको कहते हैं? तो फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क पता चल जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के और इन दोनों के बीच में। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का जो 1325 से लेकर 1351 ईस्वी का जो शासनकाल है वो इसका रहा है। उससे जस्ट बाद में कौन हुआ? फिरोज शाह तुगलक। ये अकबर का पूर्वगामी और सल्तनत काल का अकबर कहलाता है। और ये क्या है? क्योंकि ये तो इसने तो ये काम किया इसीलिए कहलाया ये। बट इस व्यक्ति को इन दोनों ने कहा, किसने? इलियट एवं एल्फिंस्टन ने सल्तनत कालीन भारत का अकबर कहा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को। अच्छा, ये तो थी इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बाद में बात करते हैं कि इस व्यक्ति ने क्या किया? जो ब्राह्मण वर्ग था, कौन सा ब्राह्मण वर्ग था, उन ब्राह्मणों से क्या है? जजिया कर वसूला। इसने क्या किया? ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला। क्या होता है जजिया? ये कल की क्लास में मैंने बताया था। जो गैर मुस्लिम लोग जो होते हैं, कौन से? गैर मुस्लिम लोग जो होते हैं, यानी कि जो मुस्लिम नहीं होते वो गैर मुस्लिम होते हैं,
उनसे ये कर वसूला जाता था। खासतौर से अगर मैं बात की जाए तो ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला ये शासक कौन था? तो शुरुआत में दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, अगर इस व्यक्ति की बात की जाए तो इसने सिंचाई पर क्या किया? कर वसूला। क्या, किस चीज पर? सिंचाई पर कर वसूला इसने। और ऐसा करने वाला ये क्या था? प्रथम शासक था। कैसा? सिंचाई पर कर वसूलने वाला ये प्रथम शासक था। और इस चीज को जो फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई पर जो कर वसूला, इस चीज को क्या कहा जाता है? हक ए शर्ब। क्या कहा जाता है? हक ए शर्ब। अगर इस चीज की बात की जाए कि ये कर कितना वसूला जाता था, तो उपज का लगभग 1/10 भाग, कितना? 1/10 भाग जो है उपज का, वो कर के रूप में वसूल लिया जाता था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली सल्तनत के अंदर। ठीक है, सिंचाई के दौरान ये कर लिया जाता था। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि ये जो व्यक्ति था ये शरीयत के अनुसार चलता था। शरीयत यानी कि जो इस्लामिक कानून होता है। शरीयत क्या होता है? मैंने कल बताई थी चीज। शरीयत यानी कि जो इस्लामिक कानून जो है, जिसमें वो नियम लिखे गए हैं, उस चीज को शरीयत कहते हैं। अच्छा, ये फिरोज शाह तुगलक जो है ये शरीयत के अनुसार चलता था। अच्छा, अगर शरीयत के अनुसार चल रहा है तो इसने काम किया कि जो जनता के ऊपर 24 जो कष्टदायक कर जो लगे हुए थे ना, जो जनता के ऊपर 24 कष्टदायक कर जो लगे हुए थे, उन करों को क्या है, इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और शरीयत के अनुसार क्या है? 4 कर लगाए, क्योंकि उसमें ये चीज लिखी हुई है कि 4 ही कर लिए जाने चाहिए। और वो 4 ही कर इसने क्या है? जनता से लिए या फिर उन पर लगाए। वो 4 कर कौन कौन से हैं? नंबर 1 जजिया। नंबर कौन सा है? 1 जजिया। ये जजिया जो है वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। किन से? गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। ठीक है, फिर नंबर 2 अगर बात की जाए तो नंबर 2 कौन सा था? जकात। कौन सा? जकात। ये जकात किससे लिया जाता था? जो मुसलमान होते हैं उनसे कुल आय का, जितनी मतलब उनको कुल आय होती है उसका तकरीबन 2.5%, यानी कि मुसलमानों की कुल आय का कितना? 2.5% या परसेंटेज जो है वो किससे लिया जाता था? मुसलमानों से, ज़कात के रूप में। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिया जाता था। ठीक है, फिर एक मिलता है खराज। कौन सा? खराज। इस खराज की अगर बात की जाए तो ये तकरीबन कृषि उत्पादन पर लिया जाता था। किस पर? कल मैंने बताई थी ना ये बातें। कृषि उत्पादन पर लिया जाता था। कृषि उत्पादन पर कितना कितना लिया जाता था? 1/3। कितना? 1/3 भाग भी, या फिर 1/3 से तकरीबन 1/5। 1/3 से 1/5 भाग इसका कृषि उत्पादन का। ठीक है, कृषि उत्पादन का इतना भाग कर के रूप में लिया जाता था, जो क्या कहलाता था? खराज कहलाता था। ठीक है, जो किसके द्वारा लिया जाता था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। मैंने कल एक चीज बताई थी, ऊपर से बिठा दो। मैंने कल एक चीज बताई थी नोट लगा के कि जो दिल्ली सल्तनत के अंदर, किसके अंदर? नोट लगा के मैंने ये चीज बताई थी कि दिल्ली सल्तनत के अंदर सर्वाधिक जो खराज है वो किसने वसूला था? बिल्कुल, अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक जो खराज जो है वो वसूला गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या है? सर्वाधिक खराज वसूला गया था। और हम किसकी बात कर रहे हैं? फिरोज शाह तुगलक की, जिसने खराज वसूला था। ठीक है, अच्छा, नंबर 5 मैंने नंबर 4 मैंने बताया था खुमस। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो अब जो सैनिक कहीं पर अभियान पे जाते थे और वो लूटमार करके जो लाते थे, उस लूटमार में से क्या है, वो 1/5 भाग किसको देते थे? राजा को। लूटमार का। ठीक है, लूटमार का 1/5 भाग जो है वो किसको दिया जाता था? राजा को दिया जाता था। ये वो 4 कर हैं जो शरीयत के अनुसार फिरोज शाह तुगलक क्या है? वसूलता था। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा,
मिटा दो ये। अच्छा, अब इसके बारे में अगर बात की जाए फिरोज शाह तुगलक के बारे में, इस बंदे ने क्या किया कि जो सरकारी जो पद जो थे, सरकारी जो पद जो थे उनको वंशानुगत बना दिया। वंशानुगत समझते हो क्या भी? एक ये जो व्यक्ति है, एक ये जो व्यक्ति जो है, अच्छा, इस व्यक्ति को मान लीजिए कोई पद दे दिया, इस व्यक्ति को कोई मान लीजिए क्या दे दिया, पद दे दिया, ये इस पद पर आसीन है और मान लीजिए कि इसकी मृत्यु हो जाती कुछ समय बाद में, तो इस पद पर क्या है कि इसी के परिवार का, यानी इसका कोई पुत्र है तो वो क्या है, इस पद पर आसीन हो जाएगा। इस चीज को अपने क्या कहते हैं, वंशानुगत, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, इन्हीं के लोग क्या है, यानी इसी के बंदे के परिवार के क्या लोग उस पद पर बैठते रहेंगे। इस चीज को क्या कहा जाता है, वंशानुगत। क्या कहा जाता है, वंशानुगत। ठीक है, इस चीज को इसने लागू कर दिया और इस बंदे ने क्या किया कि वेतन के बदले जागीर देना प्रारंभ किया। वेतन के बदले इसने क्या किया, इस पद पर जो व्यक्ति बैठा है यानी उनको क्या कर दिया, जितने भी मतलब इसके पद थे उस पर बैठे लोगों को क्या कर दिया, इसने वेतन के बदले जागीर देना प्रारंभ किया। वेतन के बदले जागीर दी इसने, यानी कि इसने संपत्ति देना प्रारंभ कर दिया। पहले तो ऐसा था, वेतन देते थे, जैसे 234 टन का मैंने पीछे बताया, 78 टन का बताया था मैंने, उस तरह से वेतन दिया जाता था सेना वगैरह को। इसने क्या किया, जागीर देना प्रारंभ कर दिया। ये चीज याद रखने वाली चीज है कि किस व्यक्ति ने वेतन के बदले जागीर देना प्रारंभ किया था दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो फिरोज शाह तुगलक ने ये चीज चलाई थी। ठीक है, इसने एक दास विभाग की स्थापना की। किसकी, दास विभाग की स्थापना की, दीवान बंदगान के नाम से। दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान नाम से एक दास विभाग की इसने क्या की स्थापना की। किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने। और अगर बात की जाए तो संपूर्ण जो दिल्ली सल्तनत जो थी, उस संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के दौरान क्या है, सर्वाधिक अगर दास किसी के टाइम थे तो वो किसके टाइम थे, फिरोज शाह तुगलक के समय। कितने थे सर्वाधिक दास दिल्ली सल्तनत में? सर्वाधिक दास संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में, संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में कितने, 1.80 लाख। कितने, 1.80 लाख क्या थे, दास थे। किसके पास, देखो इतने सारे दास है, उसको ये मतलब अपने यहाँ रखता था, फिर उनको वेतन देना, उनको भोजन की व्यवस्था, मतलब बहुत ज्यादा वृहद था ना ये काम। तो देखो इतने दास है, 1.80 लाख, हिसाब लगा लीजिए आप, 2 लाख के तकरीबन है। अच्छा, अब बात अगर की जाए किसकी, कि इसके पास इतने दास हैं, तो भाई अब ये क्या करता था कि इसके पास अगर कोई इसका दास आ जाता था तो उसका ये क्या है कि व्यापार नहीं करता था। क्या नहीं करता था, व्यापार नहीं करता था। इसने निर्यात पर रोक लगा दी थी। क्या कर दिया, दासों के निर्यात पर रोक लगाई। इसने क्या कर दिया, दासों का निर्यात करना बंद कर दिया, दासों के निर्यात पर रोक लगा दी। और ऐसा करने वाला ये क्या था, प्रथम शासक था। ऐसा करने वाला क्या था, ये प्रथम शासक था। ठीक है, प्रथम शासक था। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, क्योंकि दासों का ये अब तक अपने को इतनी जानकारी नहीं मिली है। इसी के समय ये चीजों की जानकारी मिलती है, दास इसके टाइम कितने हैं। ठीक है, अच्छा मिटा दूं। एक चीज याद होगी भी आपको कि मैंने कुछ दिन पहले क्या है कि एक जल घड़ी दिखाई थी आपको, याद है? जल घड़ी दिखाई थी मैंने। एक बड़ा सा बर्तन था, उसमें छेद थे। ताश ए घड़ियाल के नाम से उसको जाना जाता है। किसके नाम से, ताश ए घड़ियाल।
नोट लगा के चीज लिख रहा हूं क्योंकि मैंने ये चीज आपको पहले बताई हुई है, ये मैंने प्रश्न भी आपसे किया था कि ये क्या है, ये वस्तु क्या है, तो वो क्या थी, ताश ए घड़ियाल, ताश ए घड़ियाल नामक जल घड़ी का इसने क्या करवाया, का निर्माण करवाया, क्या करवाया, निर्माण करवाया। ठीक है, ताश ए घड़ियाल नामक जो जल घड़ी है उसका निर्माण कौन करवाता है, फिरोज शाह तुगलक करवाता है। ठीक है, अच्छा एक इसके समय की अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताऊं तो इसी में आप जोड़ के लिखना कि एक दारुल शिफा, कौन सा, दारुल शिफा नामक एक चीज लिखना आप, दारुल शिफा नामक क्या है, एक निशुल्क चिकित्सालय, कौन सा, दारुल शिफा नामक इसने क्या है, एक निशुल्क चिकित्सालय प्रारंभ करवाया। देखो उस टाइम में भी देखो इतने अच्छे कार्य ये करवा रहा है, निशुल्क चिकित्सालय, चिकित्सालय क्या किया इसने, खुलवाया, या फिर मैं कहूं तो प्रारंभ करवाया। किसने करवाया, फिरोज शाह, क्योंकि अब तक चिकित्सालय की अपने को जानकारी कहीं पर भी नहीं मिल रही थी दिल्ली सल्तनत के अंदर, फिरोज शाह तुगलक के टाइम अपने को ये चीज मिली है। ठीक है, तो ऐसा करने वाला भी ये क्या था, प्रथम शासक था ये। ठीक है, प्रथम शासक है ये। अब तक चिकित्सालय की व्यवस्था किसी ने नहीं कही। देखो इसी को सफाखाना भी कहते हैं, इसी को क्या है, इसी को, इस दारुल शिफा को सफाखाना भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें मिलती हैं अपने को। सफाखाना क्या कहा जाता है इसको, सफाखाना भी इसी को कहा जाता है। देखो इस व्यक्ति ने, देखो कितने अच्छे अच्छे काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है ना ये, इसका इसी में जुड़ता हुआ एक और अच्छा कार्य है। इस व्यक्ति ने दिव्यांग विधवाओं के लिए, अपंग व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए एक विभाग की स्थापना की, दीवान खैरात नाम से, दीवान खैरात नाम से एक दान विभाग था, जिसमें क्या है, इन लोगों के लिए दान दिया जाता था और इन्हीं पर लगाया जाता था। एक दान विभाग दीवान खैरात नाम से, दीवान खैरात नाम से क्या है, एक दान विभाग की स्थापना की, दान विभाग की क्या की इसने, स्थापना की। और अगर इसकी बात की जाए तो ये जो दिव्यांगजन थे उनके लिए, ठीक है, विधवाओं के लिए और अपंग व्यक्तियों के लिए था। ये किसके लिए था, अपंग व्यक्तियों के लिए था ये दीवान खैरात। ठीक है, दीवान खैरात नामक इस विभाग की स्थापना की किसने। मोस्ट इंपोर्टेंट इसके कार्य की क्या, देखो दीवान खैरात एक ऐसा विभाग है जिसमें मतलब क्या, दान दिया जाता था। क्या दिया जाता था, दान दिया जाता था। और वो जो दान होता था वो इन पर लगाया जाता था, किन पर, एक तो ये दिव्यांग है, विधवाएं जो होती हैं उनके लिए, जो अपंग होते हैं जिनका कोई एक आधा अंग नहीं होता, उन बंदों के लिए क्या होता है कि ये दान लगाया जाता था मतलब। और इसकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी अपने इसके शासनकाल में ये मिलती है, नोट लगा के दिख रहा हूं, कि ये जो अनाथ बालिकाएं जो होती थी ना, कौन सी, अनाथ बालिकाएं, उन अनाथ बालिकाओं का विवाह जो है, उन अनाथ बालिकाओं का जो विवाह है वो ये समय करवाता था। कौन, फिरोज शाह तुगलक समय करवाता था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मिलती है। यही कहने का मतलब कहीं ना कहीं देखो दीवान खैरात की इसने क्या कर दी, व्यवस्था कर दी। यहाँ पे क्या है, दारुल शिफा यानी शफा खाना यानी कि निःशुल्क चिकित्सालय प्रारंभ करवा रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पे अनाथ बालिकाएं जो होती है उनका खुद समय क्या है कि विवाह करवा रहा है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं व्यक्ति उदार हृदय वाला है ना, अच्छे कार्य कर रहा है। तो ये इसीलिए तो क्या है कि ये तुगलक वंश क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसी के समय, तुगलक वंश के समय तो ऐसे कार्य हो, इसके बाद में कहीं भी ऐसे कार्य देखने को नहीं मिलती। इसीलिए क्या है कि इसी के टाइम पतन भी हो जाता है और सर्वाधिक विस्तार भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इस व्यक्ति ने क्या किया बेटा,
इसके और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य हैं, इसके कार्यों की गिनती नहीं की जा सकती, बट कुछ अच्छे अच्छे कार्य हैं। इस व्यक्ति ने क्या किया, जो बेरोजगार लोग होते हैं, कौन से, जिनके पास रोजगार नहीं होता, जो बेरोजगार लोग होते हैं, उनके लिए क्या है कि व्यवसायिक जो अध्ययन जो होता है उसकी शिक्षा के लिए इसने एक रोजगार कार्यालय, कौन सा, रोजगार कार्यालय की क्या की, स्थापना की। तो इस व्यक्ति के इंपॉर्टेंट कार्य माने जाते हैं ये, इसने रोजगार कार्यालय बेरोजगारों के व्यावसायिक, किसके लिए, अध्ययन के लिए, व्यावसायिक अध्ययन की शिक्षा हेतु इसने क्या करवाया, किसका निर्माण करवाया, एक रोजगार कार्यालय का। ठीक है, तो देखो ऐसा करने वाला ये प्रथम सुल्तान है, ऐसा करने वाला क्या, ये प्रथम सुल्तान है, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि इससे पहले अभी तक ऐसे कार्य अपने को नहीं मिले हैं। रोजगार कार्यालय, देखो रोजगार दिलवाने के लिए कितना कुछ करवाया जा रहा है इसके द्वारा। ठीक है, और इस व्यक्ति ने अगर मैं बात करूं तो एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की, किसकी, अनुवाद विभाग की स्थापना की, ताकि जो ग्रंथ जो है उनका क्या किया जा सके, अनुवाद किया जा सके। क्या किया जा सके, अनुवाद, यानी कि जो अब मान लीजिए जैसे संस्कृत के ग्रंथ है उनको फारसी में, इंडिया में थे तो देखो यहाँ के जो लगभग जो पुराने प्राचीन ग्रंथ जो थे, एक पता नहीं कौन सा शासक था जिसने महाभारत, गीता, इन सब के क्या करवाए थे, अनुवाद करवाए थे। शायद तक दिल्ली सल्तनत में हुआ है वो शासक, आगे आएगा तो बताऊंगा। तो इसने क्या किया, अनुवाद विभाग की स्थापना की, अनुवाद विभाग की क्या की, स्थापना की, ताकि क्या करवाया जा सके, ग्रंथों का अनुवाद करवाया जा सके। ठीक है, देखो इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है ये व्यक्ति। इसमें देखो जुड़ता हुआ एक और कार्य, इसने क्या किया, एक पेंशन विभाग की स्थापना की, एक, ताकि जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, उनको क्या दी जा सके, पेंशन दी जा सके घर पे बैठे बैठे। तो इसके लिए क्या है, इसने दीवान ए इस्तिहाक, कौन सा, दीवान ए इस्तिहाक नामक क्या है, एक कौन सा, पेंशन विभाग जो था उसकी स्थापना की। किसका, पेंशन विभाग जो था उसकी स्थापना करता है, कौन करता है, फिरोज शाह तुगलक करता है। ठीक है, इसने पीडब्ल्यूडी यानी कि जो सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है उसकी स्थापना की। उस सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत इसने बहुत सारे नगर बनवाए। क्या किया इसने, बहुत सारे नगर बनवाए। अगर उन नगरों में मैं बात करूं तो 300 नए नगर बनवाए थे इसने, उनमें बाग बगीचे वगैरह और इमारतें बड़ी बड़ी, उनका निर्माण करवाया इसने। तो देखो कितने अच्छे कार्य कर रहा है ये व्यक्ति। उसमें जुड़ता हुआ ये कार्य कि इसने सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है उसकी क्या की इसने, स्थापना की। ठीक है, इसको आप पीडब्ल्यूडी भी बोल सकते, पीडब्ल्यूडी। ठीक है, पीडब्ल्यूडी डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, फिर अगर बात की जाए तो इसके तहत इसने अनेक नए नगर, यानी 300, कितने, 300 नए नगर, इसमें भवन, बाग बगीचे, इमारतें इत्यादि बनवाए, इमारतें इत्यादि बनवाए। ठीक है, ऐसे कार्य इस व्यक्ति ने किए, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, कुछ और भी जानकारी है इसके लिए, क्योंकि एक अच्छा शासक है ये, लिख लिया। अशोक के स्तंभलेख मैंने आपको पढ़ाए हैं मौर्य काल के अंदर, उसमें आपने पढ़ा होगा टोपरा हरियाणा के अंदर है, जो अंबाला के अंदर है। ठीक है, टोपरा स्तंभलेख है, और एक मेरठ उत्तर प्रदेश का स्तंभलेख जो है। ठीक है,
मैंने ये चीज बताई थी आपको, आपके अगर याद हो तो इन दोनों को फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, दिल्ली लेके आता है, याद होगी आपकी, ठीक है। किस किस को, एक तो जो टोपरा जो अंबाला हरियाणा के अंदर है, किसके अंदर है, अंबाला हरियाणा के अंदर है, ये स्तंभ लेख, ठीक है। और दूसरा मेरठ उत्तर प्रदेश, मेरठ है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, मेरठ है उत्तर प्रदेश जो है। ये स्तंभ लेख आपने पढ़े थे, जो मैंने आपको मौर्य काल पढ़ाया था, तो मैंने एक चीज बताई थी मौर्य काल में, अगर आपको याद हो तो मैंने गुहा विलेख पढ़ाए थे आपको, शिलालेख पढ़ाए थे और एक स्तंभ लेख पढ़ाए थे। स्तंभ लेख के अंदर मैंने बताया था कि ये जो अशोक के जो स्तंभ लेख है, किसके, अशोक के स्तंभ लेख जो है, इन दोनों स्तंभ लेखों को फिरोज शाह तुगलक कहां पे लेके आता है, दिल्ली में। कहां पर लेके आता है, दिल्ली में लेके आता है, और यहां पे आके क्या करता है, इनको गढ़वाता है, ठीक है, इनको यहां पे आके इसने गढ़वाया। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है इसके टाइम, ठीक है। अच्छा, अब शुरुआत जब मैं इस फिरोज शाह तुगलक को शुरुआत में जब आपको पढ़ा रहा था, तो मैं आज की क्लास में तो मैंने एक चीज बताई थी कि ये शरीयत के अनुसार चलता था। किसके अनुसार चलता था, ये शरीयत के अनुसार चल रहा है। उस शरीयत के अनुसार चल रहा है, तो देखो जो अब वहां का जो हेडवर्ग है, मैंने एक चीज बताई थी आपको पुराने टाइम में, अगर आपको याद हो तो, जो खलीफाओं के बाद में, किसके बाद में, खलीफा के बाद में जो इस्लामिक धर्म जो है उसका जो सर्वोच्च गुरु माने जाते हैं, जो मतलब उसकी देख रेख करने वाले एक वर्ग का नाम लिया था मैंने, उलेमा वर्ग। किसका, उलेमा वर्ग, उलेमा वर्ग का वर्चस्व है। तो इस उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए, किसको, क्योंकि शरीयत के अनुसार चल रहा है, इस्लामिक धर्म को मान रहा है ये व्यक्ति सुल्तान। अच्छा, इसने क्या किया कि इस उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए, किसको, इस उलेमा वर्ग को खुश करने, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, आप इस चीज को नोट करके अच्छे तरीके से लिख लेना कि जो उलेमा वर्ग है इसको खुश करने के लिए, किसको, इस उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए जो जगन्नाथ, पूरी उड़ीसा के अंदर है, ये पूरी उड़ीसा के अंदर है, जगन्नाथ पूरी उड़ीसा के अंदर जो मंदिर जो है, उन मंदिरों को इसने तोड़वाया। ये एक कुकृत्य कह सकता हूं इसका मैं, एक कुकृत्य है ये इसका, उन मंदिरों को क्या किया इसने, तोड़वाया। किसको खुश करने के लिए तोड़वाया, उलेमा वर्ग को, क्योंकि इस्लामिक धर्म में खलीफाओं के बाद में अगर उनका कहीं वर्चस्व है, अगर वो सर्वोच्च गुरु जो माने जाते हैं, वो कौन है, कौन है, उलेमा वर्ग है, ठीक है, उसकी देख रेख करने वाला। अच्छा, अब इसको खुश करने के लिए इसने क्या कर दिया, हाँ बिल्कुल, इसने मंदिर तोड़वा दिया। एक चीज इसमें याद रखिएगा, आप भूल मत जाना कि शरीयत के अनुसार, शरीयत के अनुसार, क्योंकि बार बार मैं एक चीज बता रहा हूं ना कि शरीयत के अनुसार चल रही है, ठीक है। शरीयत के अनुसार साम्राज्य चलाने वाला, साम्राज्य चलाने वाला ये क्या है, क्या ये प्रथम शासक है, ठीक है, क्या ये प्रथम शासक है, ये चीज तो आप वैसे भी भूलना मत, प्रथम शासक है, क्योंकि शरीयत के अनुसार चल रहा है, अपने को दिख भी रहा है, जो कार्य करवाए इसने इस्लामिक धर्म के अंदर क्या है, कैसे कार्य पुण्य माने जाते हैं कि जनता की भलाई की जाए। देखो, धर्म कोई भी बुरा नहीं होता, उस धर्म के अंदर क्या है कि अच्छी चीजें जरूर होती है, हर धर्म के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें जरूर होती हैं। आपने पढ़ा होगा, जैन धर्म पढ़ा होगा, आपने बौद्ध धर्म भी पढ़ा होगा, आपने उसमें देखी होंगी चीजें, हर धर्म के अंदर अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, बट उसको धारण कर, उसको अपनाकर क्या है, उसके तहत कार्य करना ही सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। जहां पर अपने को उदाहरण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मिल रहे हैं, हालांकि कुकृत्य एक दो करवाए इसने कि अपने को सामने मिल रहा है इसका कुकृत्य, ऐसे कुछ कुकृत्य भी हुए। अच्छा, आगे बात करते हैं, एक नागरकोट नेपाल का एक आधा और कुकृत्य बता रहा हूं इसका। नागरकोट नेपाल के अंदर क्या है कि हिंदू मंदिर थे, उन
ज्वालामुखी, वो जो हिंदू मंदिर ज्वालामुखी मंदिर जो थे उसको भी इसने तोड़वाया था। इस चीज को आप और नोट में मिटा दो। इस चीज को याद रखिएगा कि जो नागरकोट नेपाल के अंदर है उसमें हिंदू मंदिर थे ज्वालामुखियों के, उनको भी इसने तोड़वाया। नागरकोट नेपाल हिंदू मंदिर ज्वालामुखी मंदिर को क्या किया इसने, तोड़वाया। ठीक है, ये भी इसका एक आधा कुकृत्य है, हिंदू मंदिरों को तोड़वाता है। देख लो। अच्छा, अब ये मंदिरों को तोड़वा रहा था तो इस व्यक्ति ने एक काम और किया। क्या किया, इसने हिंदू मंदिर जो थे उनके निर्माण पर रोक लगा दी। क्या कर दिया इसने, हिंदू मंदिरों के निर्माण पर क्या कर दिया, रोक लगा दी इस व्यक्ति ने। तो देखो, अब अपने को इससे पहले यहां तक इस चीज के बारे में नहीं था ना जानकारी, अभी तक कोई भी शासक ऐसा नहीं था जो ऐसा कार्य कर रहा हो जिसने क्या, हालांकि मंदिर जरूर तोड़े, मतलब उन्होंने मंदिर जरूर तोड़े बट निर्माण पर रोक नहीं लगी थी अभी तक। ये कार्य अभी तक किसने कर दिया, फिरोज शाह तुगलक ने कर दिया कि हिंदू मंदिर जो थे यानी मंदिरों का जो पुनर्निर्माण था, सॉरी निर्माण पुनर्निर्माण, ठीक है, क्या पुनर्निर्माण यानी कि तोड़ दिया। समझ में आ रही है चीजें, मंदिर तोड़ दिया, अब वो टूटे हुए मंदिर को दोबारा नहीं मतलब आप खड़ा कर सकते। इस चीज पर रोक लगा दी किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अब कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं, बिठा दो इस चीज को। फिरोज शाह तुगलक ने कुछ नगर बसाए, क्योंकि मैंने अभी भी एक चीज बताई थी आपको, अगर आपको याद हो तो, उसने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी जिसके तहत के 300 नए नगर बसाए थे उसने। कुछ एक प्रमुख नगर जो है उनकी मैं बात कर रहा हूं, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए क्या प्रमुख नगर। कौन से प्रमुख नगरों की मैं बात कर रहा हूं, प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहले बात की जाए तो हरियाणा के अंदर कुछ नगर बसाए इसने, कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर भी नगर बसाए। ठीक है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अंदर आपने फतेहाबाद सुना होगा। कौन सा, फतेहाबाद, फतेहाबाद। फतेहाबाद का जो निर्माण है वो किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। हरियाणा के अंदर हिसार जो नगर है सुना होगा आपने, हरियाणा के अंदर, इस हिसार नगर का भी निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ठीक है, बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश में आपने एक जौनपुर सुना होगा। कौन सा, जौनपुर सुना होगा। इस जौनपुर का भी निर्माण कौन करवाता है, फिरोज शाह तुगलक। एक आपने फिरोजाबाद सुना होगा, इसकी इसी के नाम पर है, देख लो क्या सुना होगा, फिरोजाबाद। इस फिरोजाबाद का भी निर्माण कौन करवाता है, फिरोज शाह तुगलक करवाता है। ठीक है, इसी को याद रखना, अपनी नई राजधानी भी बनाता है। ये क्या करता है, इसी को अपनी नई राजधानी बनाता है। कौन, उत्तर प्रदेश के अंदर जो फिरोजाबाद है उसका निर्माण करवाया और इसी को क्या है कि अपनी नई राजधानी बनवाया। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे ये जो जौनपुर नगर जो है ना, आपने जोना खां का नाम सुना होगा, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसका चचेरा भाई था ये। इसका क्या था, फिरोज शाह तुगलक के चचेरे भाई जोना खां। कौन सा, जोना खां, यानी कि अगर बात करूं तो मैं मोहम्मद बिन कासिम नहीं, सॉरी तुगलक। कौन सा, मोहम्मद बिन नहीं मोहम्मद बिन, हाँ तुगलक। ठीक है, उसी के याद में क्या किया इसने, क्या किया, इस नगर का नाम क्या रखा, जौनपुर। याद रह जाएगा, जौनपुर। ठीक है, तो ये कुछ नगर बसाए। अब मैं बात करता हूं पंजाब और दिल्ली के अंदर भी कुछ एक नगरों की स्थापना की। मिटा दूं ये चीजें, मिटा दूं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर हो गई,
अब पंजाब के अंदर, ठीक है, और दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर एक नगर सुना होगा आपने, फिरोजपुर। कौन सा? फिरोजपुर। इस फिरोजपुर नगर की जो स्थापना है वो कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक करता है, ठीक है। फिर दिल्ली के अंदर बात आ जाए, किसके अंदर? दिल्ली के अंदर। अच्छा, दिल्ली के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक नगर का नाम मिलता है फिरोज शाह कोटला। क्या नाम मिलता है? क्रिकेट मैदान है जहां पर, आपने सुना होगा, फिरोज शाह कोटला। इस फिरोज शाह कोटला का भी निर्माण कौन करवाता है? फिरोज शाह तुगलक करवाता है, ठीक है। इसकी बात करूं अगर मैं फिरोज शाह कोटला की, तो इसको क्या है, जिन्नों का नगर भी कहा जाता है। किसको? जिन्नों का नगर या फिर शहर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जिन्नों का नगर, यानी कि कहते हैं जिन्न बहुत पाए जाते हैं। एक ऐसी मतलब ऐसी किदंतियां मिलती हैं कि यहाँ पर जाकर, शहर के अंदर जाकर अगर कोई कुछ मन्नत मांग ली जाए ना तो वो पूरी होती है। ये चलती आ रही है अब तक उदाहरण है। इस नगर के अंदर जाके कहीं आप कुछ वो मत मांग के बैठ जाना, कहीं भी आप कहो कि मैं फिरोज शाह कोटला जा रहा हूँ और वहां पे जाके कुछ मांग लूंगा तो मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। हालांकि ऐसी मतलब चीजें मिलती हैं कि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जिन्न है, इसीलिए इसको जिन्नों का नगर कहा जाता है। भी यहाँ पे जाके अगर कोई मन्नत मांग ली जाए तो वो पूरी हो जाती है। ये चीजें किदंतियां मिलती हैं अपने को, ठीक है। यहाँ पे एक चीज याद रखना कि नोट लगा के दिख रहा हूं मैं, वर्तमान में ना इस नगर को, वर्तमान में इस नगर को अरुण जेटली नगर नाम से जानते हैं। अरुण जेटली वित्त मंत्री अपने, अरुण जेटली नगर नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे मैंने किसके बारे में बताया था आपको? आगरा के बारे में। आगरा के बारे में बताया था ना कि अपने जो योगी जी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने क्या है कि अगरवन नाम रखने का सुझाव दिया है, ठीक है, आगरा का। महाभारत की शुरुआत में उसका नाम मिलता है अग्रवाल। इसी तरह क्या है कि अपने फिरोज शाह कोटला के बारे में भी ये जानकारी मिलती है कि फिरोज शाह कोटला को क्या है कि किस नाम से जानते हैं? अरुण जेटली के नाम से भी जाना जाता है, यानी अरुण जेटली नगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कुछ एक अंतिम बातें आज की फिरोज शाह तुगलक के बारे में बता दूं ये चीजें, ठीक है। बातें समझ में आ रही है क्या? हाँ, अब देखना, तुगलक वंश जो है ये वजीर के पद का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तुगलक वंश जो है क्योंकि बहुत ही एक महत्वपूर्ण पद, ये वजीर का पद, प्रधानमंत्री का जो पद, ठीक है। तुगलक वंश वजीर के पद का, वजीर के पद का स्वर्णिम, दो तरह के स्वर्णिम युग का नाम मिलता है अपने। एक तो किसानों के लिए स्वर्णिम युग है ये, और एक इसके लिए है वजीर के पद का स्वर्णिम युग माना जाता है। ये याद रह जाएंगी, आसान है ना, कुछ ज्यादा कठिन तो नहीं है। एक फिरोज शाह तुगलक की क्या है, एक आत्मकथा है, वो चीज याद रखना। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा, उस आत्मकथा का नाम पूछ लिया जाता है। नाम है फतुहात फिरोज शाही, फतुहात क्या, फिरोज शाही, ये इसकी आत्मकथा का नाम है, जिसका इसका अगर आपको रचनाकार पूछ लिया जाए, रचनाकार कौन है, तो इसका रचनाकार समय था। ये रचनाकार कौन था? ये समय कौन? फिरोज शाह तुगलक समय क्या है, अपनी आत्मकथा लिखता है। नाम क्या मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप याद रखो तो इस चीज को नोट लगा के लिख लेना कि फिरोज शाह तुगलक की जो आत्मकथा है फतुहात फिरोज शाही, ठीक, इसकी रचना इसने समय ने की थी। इतिहासकार बर्नी जो है वो फिरोज शाह तुगलक के समय आता है। इतिहासकार कौन? बर्नी। किसके समय? इसके समय आता है, और इसके दो ग्रंथों का नाम मिलता है, ठीक है। इसके शासनकाल में आया, और दो ग्रंथ लिखे, और दो
क्या लिखे? ग्रंथों की रचना की। नंबर 1 का नाम मिलता है तारिक ए फिरोज शाही। क्या? तारिक ए फिरोज शाही। आते हैं ऐसे प्रश्न, आते हैं पेपरों में, ठीक है। नंबर 2 नाम मिलता है फतवा ए फिरोज शाही। फतवा ए जहांदारी, सॉरी, ठीक है, फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी, ठीक है। ये 2 ग्रंथ किसके हैं? किसके हैं ये 2 ग्रंथ? हाँ, ठीक है। ये अपना पूरा हो जाता है, कौन सा? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसके बाद में देखो नासिरुद्दीन शासक बनता है। कुछ एक महत्वपूर्ण नॉर्मल जानकारियां मिलती हैं, हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये अपना फिरोज शाह तुगलक पूरा हो जाता है। इसके ये तुगलक वंश भी लगभग यहीं पर लगभग पूरा हो जाता है। कल अपने बात किसकी करेंगे? सैयद वंश की करेंगे। और कुछ एक बातें हैं नासिरुद्दीन के बारे में, उसकी बात कर लेंगे। फिरोज शाह तुगलक के बाद में वो शासक बढ़ता है नासिरुद्दीन, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास अपने यहीं पे समाप्त करते हैं।